नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। फिर से एक ज्योग्राफी का टॉपिक है आपके सामने, अवर्दन। हमने इससे पहले अक्षय देखा था। अक्षय क्या होते हैं? अक्षय और अवर्दन की क्रिया साथ साथ चलती है। हो सकता है दोनों कभी कभी अलग हो, लेकिन अवर्दन बिल्कुल अक्षय से अलग है, क्योंकि अवर्दन में क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। अवर्दन में कोई भी कटा हुआ चीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, जो अक्षय में नहीं होती है। तो आज बारी एक बिल्कुल नए टॉपिक की। उसका नाम है अपर्दन, इंग्लिश में इरोशन। तो इससे पहले आपने जो जियोग्राफी का टॉपिक देखा था वो था अक्षय, जिसमें सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया था कि चट्टानों का टूटना फूटना। एक बीदरिंग है, एक इरोशन है। तो बीदरिंग इरोशन में स्पष्ट अंतर था। तो आज हमारा पूरा का पूरा जो वीडियो डेडिकेट है, समर्पित है, वो अवर्दन के लिए है। इसमें हमको दो अलग अलग जियोग्राफर के कंसेप्ट देखने हैं। तो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, अवर्दन क्या होता है। पृथ्वी पे हमेशा दो शक्तियां काम करती है। एक है अंतर्जाल शक्ति और एक है बाह्य शक्ति। जो अंतर्शाह, जो इंटरनल फोर्स है पृथ्वी का, वो पृथ्वी में क्या करता है, आपका विषमता उत्पन्न करता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी, ये दो इंटरनल फोर्स हैं। पृथ्वी पे क्या किया, मान लेते हैं कोई समतल क्षेत्र था, ये चट्टाने हैं, अचानक से फोर्स लगा तो भूकंप के कारण कोई भी स्थान उबड़ खाबड़ हो जाती है, या तो ऊंचा हो जाए या तो घाटी बन जाए। ज्वालामुखी के कारण भी इसी तरीके से है। तो ये दोनों एक बल है। भूकंप एक बल है, ज्वालामुखी बल है, इंटरनल फोर्स है। असमता उत्पन्न की, अर्थात विषमता, असमता। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो उठा हुआ भाग है यही कटे। जो ये उठा हुआ भाग है, उबड़ खाबड़ वाला, विषमता वाला, ये धीरे धीरे कट हो, बारीक में कट हो, और कहीं पे गर्त में इकट्ठे हो जाए नेक्स्ट स्टेज में। तो हुआ क्या, जो इंटरनल फोर्स था विषमता उत्पन्न कर रहा है, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो विषमता को समाप्त करके फिर से एक संतुलन ला रहा है, बराबर कर दे रहा है धरातल को। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, अर्थात एक चक्र में चलता है। इस चक्र को ही बोलते हैं हम अपवर्तन चक्र। तो अपवर्तन हमेशा एक चक्र में चलते हैं। पृथ्वी पे दो शक्तियां काम करती है, एक इंटरनल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स। ये पृथ्वी है, तो इस पे दो शक्ति काम करेगी, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति, आंतरिक शक्ति ने क्या किया, पृथ्वी पे विषमता उत्पन्न किया। बाह्य शक्ति ने विषमता को क्या किया, फिर से संतुलन, समतल कर दिया। तो पृथ्वी में जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं दृश्य भूमि, लैंडस्केप, स्थलाकृति, चट्टान, पर्वत, पहाड़ी, मैदान, घाटी, ये एक चक्र में चल रहे हैं। इसी चक्र को हम लोग अवर्धन चक्र कहते हैं। तो अवर्धन को आपको समझाना है कि एक चक्र में चलता है। तो इससे दो जियोग्राफर हमारे जुड़े हुए हैं। मैं आज ये वीडियो डेविस पे बना रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में पैक के ऊपर बनाऊंगा। डेविस, नाम याद कर लीजिए। डेविस अमेरिकन जियोग्राफर है, इन्हीं का एक चक्र है वर्धन चक्र। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमको पढ़ना है अपवर्धन चक्र। ये अपवर्धन चक्र पढ़ना है हमें। सबसे पहले जो अपवर्धन का कंसेप्ट है, विचार है, सबसे पहले पृष्ठभूमि देखना होता है हमें कि कहाँ से आया है। तो बोलेंगे जो कंसेप्ट है अपवर्धन का, वह जेम्स हटन की देन है। जेम्स हटन, ये क्या है, ब्रिटिश जियोग्राफर थे, ब्रिटेन के। तो इन्होंने विभिन्न स्थलाकृति का अध्ययन किया, जो पर्वत है, पहाड़ी है, घाटी है, समतल मैदान। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कंसेप्ट था अपवर्धन का, कि अपवर्धन के कारण ऐसा होता है। तो जेम्स हटन सर्वप्रथम कंसेप्ट दिए थे अपवर्धन का, ब्रिटेन के थे। इनका कहना था ना तो आदि का कोई लक्षण है, ना तो अंत की कोई आशा। अर्थात कोई भी दृश्य भूमि है, दृश्य भूमि क्या, जो भी आपको भूमि दिखाई दे रही है उसे हम दृश्य भूमि कहते हैं। झील,
पहाड़, नदी, घाटी, पर्वत, ये सब दृश्य भूमि है। तो आप ये नहीं बता सकते हो दृश्य भूमि का विकास कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, क्योंकि कोई लक्षण नहीं था उसका। ना तो स्टार्ट का कोई लक्षण दिखाई दे रहा था, ना तो अंत। तो जेम्स हटन का वही कहना था, ना तो आदि का लक्षण है, ना तो अंत की आशा है। बस आपको बस ये याद रखना है, जेम्स हटन का सर्वप्रथम कंसेप्ट था अवर्धन। सबसे प्रमुख जो योगदान रहा अवर्धन चक्र में, वो दो जियोग्राफर का था, जिसमें पहले नंबर पे है डेविस, विलियम मॉरिस डेविस। क्या बोलेंगे? आपको इसके बारे में एक हल्का लाइन याद रखना है कंसेप्ट का, जेम्स हटन का, लेकिन मेन आपको याद रखना है विलियम मॉरिस डेविस। शॉर्टकट में सीधा नाम याद करिए, डेविस। जब भी डेविस का नाम याद आता है, इनके साथ एक चक्र चलता है, अवर्धन चक्र। तो डेविस कहाँ के थे? ये अमेरिका के जियोग्राफर थे, भूगोलवेत्ता थे, अमेरिका। तो अमेरिका के जियोग्राफर थे, लैंडस्केप दृश्य भूमि पे काम कर रहे थे। अवर्धन चक्र के बारे में बताया था ना। अवर्धन चक्र की क्या होते हैं, कहाँ के थे? बोलेंगे अमेरिका के थे। बस नाम याद रख करेंगे जब भी, डेविस का अवर्धन चक्र, या डेविस डेविस अवर्धन चक्र के लिए फेमस है। तो अवर्धन चक्र को इन्होंने समझाया था विस्तार से। बात बोलेंगे कि कब है, पीरियड टाइम अभी बोलिए 19वीं शताब्दी में। देखिए एग्जैक्ट टाइम याद नहीं रहता है, इसमें 1800 से लेके 1900 तक का पीरियड शामिल हो जाएगा। तो इनका काल लास्ट 19वीं सेंचुरी के अंत में था, जैसे 1897, 1899। क्योंकि कोई भी जो थ्योरी रहती है, समय के साथ उसमें सुधार होता है। खुद डेविस का जो थ्योरी था वर्धन चक्र, उसमें समय के साथ सुधार किए अलग अलग समय में। तो आपको बस ये याद रखना है, 19वीं शताब्दी में एक अमेरिकी जियोग्राफर थे, बहुत बड़े अमेरिका के जियोग्राफर थे ये। तो इन्होंने अपना वर्धन चक्र दिया था। अब यहाँ डिफाइन किया वर्धन चक्र क्या होता है। देखिए वर्धन चक्र को कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषा क्या दे रहे हैं। बोल रहे अवर्धन चक्र समय की अवधि है क्या अवर्धन चक्र? एक टाइम पीरियड है, समय की अवधि है। इस समय की अवधि में कोई भी उठा हुआ भूभाग, अर्थात उत्थान वाला, उत्थित, जो भी आप हिंदी का शब्द है, उठा हुआ कोई भी भूभाग जो उठा हुआ है, समय के साथ क्या होता है, वह निम्न हो जाए, अर्थात अपवर्दित हो जाए। तो पहले आपको अवर्धन चक्र के बारे में एक परिभाषा देना एक लाइन में, कि डेविस के अनुसार अवर्धन चक्र क्या है? समय की एक अवधि है जिसमें कोई भी दृश्य भूमि भूभाग उत्थान करता है, फिर उसके बाद निम्न भूभाग में बदल जाता है, अर्थात उसका डाउन फ्लो होता है, कटन होता है, अवर्धित हो जाता है। तो उठा हुआ भूभाग का अवर्धन, और शॉर्टकट में उठे हुए भूभाग का, उठा हुआ भूभाग का कटाव, वह समतल मैदान में बदल जाना। जहां आपको आज हिमालय दिखाई दे रहा है, जो हिमालय माउंटेन दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे करके, वो एक बार समतल क्षेत्र में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? कटाव होगा। कटाव का अलग अलग प्रक्रम है, प्रोसेस है, माध्यम है। तो ये एक दिन कटेंगे हिमालय, और एक समतल मैदान जो आपको गंगा का मैदान दिखाई दे रहा है, विशाल गंगा का मैदान, उसमें बदल जाएंगे। तो यही है, उठा हुआ भूभाग को बोल रहे हैं उत्थान वाला भूभाग अपवर्तित हो जाए, ये अपवर्तन चक्र कहलाता है। तो विलियम मॉरिस डेविस, अमेरिका के जियोग्राफर। तो अपवर्तन का जो चक्र है, इनके अनुसार कोई भी दृश्य भूभाग जो है, दृश्य भूमि, लैंडस्केप, तीन चीजों का परिणाम है। देखिए डेविस के अनुसार क्या बोल रहे हैं डेविस, कोई भी जो दृश्य भूमि है, लैंडस्केप, शॉर्टकट में इधर कर देता हूं मैं, दृश्य भूमि, जो भी भूमि दिखाई दे रही है, तो भूमि याद करिए, या तो दृश्य भूमि, दिखने वाला भूमि। बोल रहे हैं विलियम मॉरिस डेविस कि जो भी भूभाग दिखाई दे रहा है,
वो तीन चीज का परिणाम है। अगर तीन चीज में से एक भी चीज न रहे तो दृश्य भूमि नहीं दिखाई देगी। पहला क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं संरचना। सेकेंड नंबर पे बता रहे हैं प्रक्रम। थर्ड नंबर पे अवस्था। तो डेविस के अनुसार कोई भी दृश्य भूमि तीन चीजों का परिणाम है, संरचना, प्रक्रम, अवस्था। इसमें से एक को भी काट दिया जाए तो दृश्य भूमि का निर्माण नहीं होगा। अर्थात हिमालय जो माउंटेन दिखाई दे रही है आपको, उसमें से इसमें से एक भी प्रक्रम काट दिया जाए तो हिमालय नहीं दिखाई देगी। तो बोल रहे हैं दृश्य भूमि संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम है। एक लाइन में दृश्य भूमि संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है। अब होते क्या है संरचना प्रक्रम अवस्था, इनको डिफाइन कर देता हूं मैं। संरचना बोल रहे हैं कि कोई भी चट्टानी या शैल है, चट्टान, शैल, पत्थर कुछ भी हो, तो संरचना में शामिल है चट्टाने, शैल, इनका झुकाव, बलन, भ्रंश, चट्टान की कठोरता, चट्टान की पारगमता, ये सब शामिल है। अर्थात कोई भी चट्टान कैसे झुकी है, ये चट्टान है झुकाव कैसा है, चट्टान है बलन कैसे है, चट्टान है भ्रंश है कि नहीं है, फिर चट्टान कठोर है कि मुलायम है, चट्टान पारगम है कि क्या है। ये आपकी क्या है, कठोर चट्टान है। ये क्या है, मुलायम चट्टान, बीच में गैप। तो जल इससे जा सकती है, इसमें जल नहीं जा सकता, इसमें जल जा सकती है, नहीं जा सकती। तो कुल मिला के संरचना में आपको चट्टान के बारे में याद करना है कि चट्टान का झुकाव कैसे है, बलन, भ्रंश, कठोरता, पारगमता, ये है संरचना में शामिल है। प्रक्रम में, प्रक्रम में वो सभी माध्यम शामिल है जो परिवर्तन लाते हैं। क्या बोलेंगे, माध्यम, माध्यम जो परिवर्तन लाए। अर्थात ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसमें परिवर्तन लाने वाला माध्यम, क्या क्या परिवर्तन लाने वाले माध्यम हो सकते हैं। तो इसमें वायु, जल, हिमानी, सागर, लहर, अंडरग्राउंड जल, ये सब माध्यम है ग्राउंड वाटर। देखिए प्रक्रम में वो सारे माध्यम जो संरचना में परिवर्तन लाते हैं, जैसे वायु क्या करे, कटाव करे। कोई भी चट्टान का वायु कटाव करेगी, वायु धीरे धीरे उसको काटते रहेगी। जल जो है फिर वो भी काटेगी, हिमानी काटेगी, सागर की लहरें काटते रहेगी, अंडरग्राउंड वाटर भी चट्टानों को काटते रहेगी। तो प्रक्रम में सभी माध्यमों को शामिल किया जाता है। इनके साथ अलग अलग आवर्धन चक्र चलते हैं। एक बार फिर से बताऊं मैं आपको, सबके साथ में अलग अलग आवर्धन चक्र चलता है, सब विशेष क्षेत्र में काम कर रहे हैं सब माध्यम। देखिए यहाँ पे जो वायु है, वायु चट्टानों को कहाँ पे काटेगी, वायु है चट्टानों को कहाँ काटेगी, कहाँ पे, तो मरुस्थल क्षेत्र में। आप मरुस्थल में जाएंगे तो वहां वायु चलती रहती है, नदी तो रहती नहीं है, मरुस्थल है, शुष्क क्षेत्र है, पानी की कमी है। तो वहां पे न तो हिमानी है, न तो जल है, न तो सागर की लहरें हैं। तो वहां पे कौन सा आवर्धन का काम करेगा, चट्टानों को क्या काटेगी, वायु काटेगी। तो मरुस्थल क्षेत्र में नदी नहीं है, हिमानी नहीं है, सागर की लहरें नहीं है, उस कंडीशन में वायु जो है चट्टानों को काटेगी। ठीक है, कटाव करेगी, और कटाव करने के बाद अलग अलग दृश्य भूमि का निर्माण करेगी। जो अलग अलग दृश्य भूमि, जैसे बालकों का स्तूप दिखेगा, बालू का टीला दिखाई देगा, बालू के आपको बालखान दिखाई देंगे, प्याला दिखाई देगा, बहुत सारे दृश्य भूमि है, सबका नाम होता है जियोग्राफी में। तो अलग अलग दृश्य भूमि चट्टान को काटने के बाद बन जाती है, और वो टूरिस्ट वहां पे घूमते भी हैं। तो वायु के साथ एक आवर्धन चक्र चला, अब इसको हम बोलेंगे वायु का आवर्धन चक्र, वायु आवर्धन चक्र या शुष्क आवर्धन चक्र, शुष्क आवर्धन चक्र।
तो जितने माध्यम उसके साथ उतने चक्र चल रहे हैं, सबका अलग अलग पढ़ना होता है, बहुत विस्तार से हो जाता है वर्धन चक्र। तो ऑप्शनल वाले के लिए तो ठीक है, बाकी फैक्ट वालों के लिए आपको बस शॉर्टकट में याद करना है। तो वायु का आवर्धन चक्र या शुष्क आवर्धन चक्र, वायु के द्वारा मरुस्थल क्षेत्र में जल कहाँ पे काम करती है, जैसे आपके पास नदियां दिखाई दे रही होगी आसपास में, तो जल अवर्धन करती है, डेल्टा उल्टा का निर्माण करती है। हिमानी कहाँ, ठंडे क्षेत्र में काम करेगी, हिमानी का अवर्धन चक्र चलेगा। सागर की लहरें जो तट के पास रहती है वहां पे कटाव करेगी तो सागर अवर्धन चक्र चलेगा। अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर वो चूना वाला क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं ये कोई नदी है, फिर अंडरग्राउंड हो जाती है, चूना वाला इलाका है पूरा। अब यहाँ पे क्या कर रही है, अंडरग्राउंड वाटर है पूरा चूना वाला जो क्षेत्र है इसमें कटाव करेगी। नेक्स्ट स्टेज में कुछ इस तरीके से कटाव हो जाएगा। तो पहले अंडरग्राउंड वाटर चूना वाला क्षेत्र में गई, चूना को घोल लेगी अंडरग्राउंड वाटर, अर्थात जो अंदर वाला जल है चूना को घोलेगा तो धीरे धीरे दृश्य भूमि बनेगी, अलग अलग तरीके से गड्ढे होते चले जाएंगे और फिर बाद में किसी न किसी तरीके से भरेंगे, कैसे गड्ढा हो गया। तो चूना वाला क्षेत्र में क्या बोलेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर अवर्धन करती है, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट अवर्धन चक्र, इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो चूना पत्थर वाला जो भी इलाका है, कास्ट कास्ट अवर्धन चक्र। तो ऐसे करके प्रक्रम में काफी सारे अवर्धन चक्र शामिल हो जाते हैं। हमको यहाँ पे जो डेविस का पढ़ना होगा वो जल वाला अवर्धन चक्र है, अर्थात नदी अवर्धन चक्र, जल का मतलब नदी अवर्धन चक्र। तो ये तो प्रक्रम है। अब बात करता हूँ मैं अवस्था का। अवस्था क्या होती है कि कोई भी प्रक्रम अपना जो प्रक्रम दिखाई दे रहा था, वायु जल नदियां हिमानी सागर की लहरें कहाँ तक काम कर चुकी है, तो अवस्था में कहाँ तक काम हुआ है, कोई भी देश भूमि का कहाँ तक निर्माण हुआ है, इससे पता चलता है। अवस्था में तीन अवस्था की बात करते हैं डेविस। जैसे मानव के तीन अवस्थाएं हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ठीक उसी तरीके से कोई भी देश भूमि का निर्माण तीन अवस्थाओं में होता है डेविस के अनुसार। तो युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था या जीर्णावस्था। तो तीन अवस्थाएं हैं कि युवावस्था में स्थलाकृति है, प्रौढ़ अवस्था में है, वृद्धावस्था में। अगर मान लेते हैं मुलायम चट्टाने हैं, सॉफ्ट चट्टाने हैं, तो सॉफ्ट चट्टानों को जल तुरंत काट देगी, तो युवावस्था में होगा। जल है, ये सॉफ्ट चट्टाने हैं, सॉफ्ट चट्टाने क्या होती है जिसमें गैप होते हैं, इसको काट दी, मान लेते हैं जल, जल ने कटाव किया दोनों साइड से, तो इसका जो देश भूमि का निर्माण हो रहा है युवावस्था में होगा। अगर कठोर चट्टाने हो तो जिसमें कोई दरारें ना हो, ये कठोर चट्टाने। तो जो कठोर चट्टाने हैं आपकी, इस कठोर चट्टानों को जल ने काटा, लेकिन बहुत अधिक समय में काटेगा, तो वहां युवावस्था आने में अर्थात देश भूमि का निर्माण होने में काफी समय लगेंगे, और मुलायम वाली चट्टानों में देश भूमि का निर्माण होने में कम समय लगेगा। तो देश भूमि युवावस्था में है कि प्रौढ़ अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, ये अवस्था पता चलता है। तो कुल मिला के दृश्य भूमि संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम है। इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। ये अब विलियम मॉरिस डेविस की रेखा चित्र के द्वारा इसका डिस्क्रिप्शन आवर्धन चक्र का, जहां से मेन स्टार्ट होता है आपका आवर्धन चक्र को इन्होंने एक डायग्राम से समझाया है, तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। सीधा एक कर लीजिए वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, अर्थात सीधा, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते होंगे मैथ में, इसलिए नाम दीजिए का इस पॉइंट को, ये ऊंचाई है क ख ग। ध्यान से देखिए, एक पॉइंट है, यहाँ से ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई को और ये समय को दिखाता है।
तो ये कितना किलोमीटर ऊंचा भूभाग है कोई भी, और समय के साथ उस भूभाग ऊंचा वाला भूभाग का क्या हुआ, तो ऐसे दिखाना है। अब दो वक्र बनाना है आपको, तो इसके लिए सीधा पहले रेखा खींचिए दो। अब नाम दे दीजिए इस पॉइंट को क। ख तो दे दिया आपने, क अ स। यहाँ पे एक और बना लीजिए ब द, इस पॉइंट पे। यहाँ पे य और कुछ भी आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं दे रहा हूँ। इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं ए बी सी डी ई, या फिर पी के एल एम, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। फिलहाल दो रेखा इस तरीके से आप बनाएंगे। ये कैसे बनाइए, ग अब यहाँ पे आ गया, ग यहाँ करिए, फिर इसी पॉइंट से ऐसे द यहाँ हो जाएगा। पॉइंट पे थोड़ा सा झुकाव करके एक झुकाव बनाइए, मेकिंग कर दीजिए। ये डायग्राम है आपका। देखिए ये उत्थान है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, धीरे धीरे उठ रहा है कोई भी दृश्य भूभाग, फिर धीरे धीरे कटाव हो रहा है, अंत में तेजी से कटाव होके एक आधार तल समतल को प्राप्त कर लिया। ये आधार तल है। आधार तल क्या होता है, इसी को आपको समझना है डायग्राम से, कि इसमें दो वक्र हैं। एक है ऊंचा उठ रहा है धीरे धीरे, ये वाला भूभाग जो दिखाई दे रहा है क अ ब, ये ऊंचा उठा हुआ भूभाग है। इसके बाद अ स ब द, यहाँ से कटाव हो रहे हैं, फिर यहाँ से स द ग के बाद तेजी से कटाव हो रहा है तो भूभाग का। तो यहाँ पे क्या देना है आपको, इसका नाम ऊपरी वक्र, ये वाला निचला वक्र। ऊपरी वक्र अर्थात आप बोलेंगे पर्वत, ऊंचा भूभाग, ऊंचे भूभाग। जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है अ स, ये क्या है, सीधा याद करना है क अ स। जो ऊपरी वक्र है ये पर्वत को दिखा रहा है, ऊंचे भूभाग को दिखा रहा है। निचला वक्र क ब द, ये क्या दिखा रहा है, घाटी को दिखा रहा है, घाटी को। तो काटना किसको है, नदिया को। यहाँ पे अवर्दन में क्या लिया है डेविस ने, माध्यम। जो डेविस है ये इन्होंने जल को माध्यम बनाया है, अर्थात नदी को। तो नदी को दिखा रहे हैं कि कैसे कटाव कर रही है नदी। ये दो वक्र हैं, जिसमें से एक ऊपरी है पर्वत ऊंचे भूभाग है, एक निचला है घाटी है। कटाव किसका करना है, इसी का करना है, जो पर्वत है धीरे धीरे कटाव करके उसको आधार तल, समुद्र तल आधार तल है, समुद्र के बराबर लाना है कटाव करके। अब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मान लेता हूँ ये 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर, फिर ये 6 किलोमीटर है। इसके बाद धीरे धीरे अंत में ऐसा है कि 0 किलोमीटर पे पहुंच गया, समुद्र तल के बराबर कटाव कर दिया। तो यही अवर्दन चक्र है। तो क अ स ऊपरी वक्र को दिखाता है जिसमें पर्वत है, ऊंचे भूभाग हैं। क ब द निचला वक्र जो घाटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर क्या बोलेंगे, क और ग, ये आधार तल है जो समय के साथ में एक समुद्र तल को प्राप्त करते हैं कोई भी भूभाग। अब डेविस ने 3 अवस्था की बात की है, जो अवस्था मैंने आपको बताया था। तो डेविस ने 3 अवस्थाओं को लिया है। क्या लिया है, 3 अवस्थाओं को। अच्छा, इसमें लिखना कैसे है फिर आपको, इसमें कुछ ऐसे लिखना है कि पहले वर्धन चक्र का ये बना लिए डायग्राम। क ख ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है डेविस के अनुसार। क ग समय को दिखाता है। ये आधार तल है, समुद्र तल आधार तल होते हैं जहाँ पे कोई भी भूभाग करके एक समुद्र तल को प्राप्त कर लेती है, अर्थात समुद्र तल के नीचे नहीं जाती, तो बराबर हो जाते हैं। क स ग, सॉरी क स क अ स ऊपरी वक्र को दिखाते हैं, पर्वत ऊंचे भूभाग है। क ब द निचला वक्र है जो घाटी को रिप्रेजेंट करता है। अ स सॉरी अ ब, ये ऊपरी वक्र का पहला प्रारंभिक औसत ऊंचावाच, अर्थात पहले क्या था ऊंचाई, जो प्रारंभिक औसत ऊंचाई है अ ब के द्वारा, स द के द्वारा जो अंत में ऊंचाई बना, ऊंचाई अंत में, तो अंत में जो औसत ऊंचाई है वो है।
इसका मतलब अगर ये भूभाग मान लेता हूँ मैं 8 किलोमीटर था, तो ये बच गया आपका 2 किलोमीटर, और अंत में 0 किलोमीटर पे पहुंच गया। तो क्या बोलेंगे, ब प्रारंभिक औसत ऊंचाई को दिखा रहा है, स और द निचला अंतिम औसत ऊंचा आवाज को दिखा रहा है। री बोलते हैं इंग्लिश में, एक शॉर्टकट है। अप एंड डाउन, ऊंच और नीच। तो ये ऊंचा भूभाग, ये निचला, अंत में जो कटाव हुआ, कटाव इस पॉइंट पे हो रहा है, बाद में इस पॉइंट पे भी होगा, अंत में दोनों कटेंगे, दोनों करते करते आधार तल को प्राप्त करेंगे। तो डेविस ने 3 अवस्था की बात की है, तो मैं आपको समझाता हूँ उस सेल का इरेज करके। देखिएगा, एक लाइन से सीक्वेंस में चलना है, कैसे कटाव हो रहा है। पहले 3 अवस्था बना लेते हैं। प्रथम अवस्था, दूसरा अवस्था, द्वितीय अवस्था, और फिर है तीसरा अवस्था। ये देखिए, डेविस के अनुसार नदियां 3 अवस्थाओं में काम करती है, किसी भी दृश्य भूभाग को काटती है। प्रथम अवस्था जो होता है, प्रथम अवस्था में दृश्य भूमि का क्या होता है, उत्थान होता है। प्रथम अवस्था में आप बोलेंगे जो फर्स्ट है स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, तो फर्स्ट स्टेज में कोई भी भूभाग ऊंचा उठता है, जैसे क अ ब, ये ऊपरी वक्र है, ऊंचा उठा है, तो फर्स्ट अवस्था में बोलते हैं कि ऊंचाई बढ़ती है। किसी भी भूभाग की ऊंचाई और ऊंचावाच दोनों है, दोनों बढ़ते हैं। यहाँ पे दृश्य भूमि जोड़ते चलिएगा, दृश्य भूमि या भूभाग, दृश्य भूमि या भूभाग। पहला स्टेज में बोलते हैं, प्रथम अवस्था में कोई भी जो दृश्य भूमि या भूभाग, उसकी ऊंचाई ऊंचावास दोनों बढ़ते हैं। इस अवस्था में अवर्दन नहीं होता है, ये आपको नोटिस करना होगा कि अवर्दन नहीं होते। प्रथम अवस्था में अवर्दन नहीं होता है डेविस के अनुसार। फर्स्ट स्टेज में क्या बोल रहे हैं डेविस की, कोई भी दृश्य भूभाग है, उसकी ऊंचाई ऊंचावास दोनों बढ़ते हैं, आंतरिक शक्ति के कारण बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं आंतरिक शक्ति, धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है ये वाला, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि प्रथम स्टेज में अवर्धन नहीं होता, लेकिन कोई भी दृश्य भूभाग की ऊंचाई ऊंचावास दोनों बढ़ते हैं। जो अवर्धन होते हैं दूसरा अवस्था तीसरा अवस्था में होता है। किस अवस्था से स्टार्ट होता है, दूसरा और तीसरा अवस्था में। तो बोलेंगे द्वितीय अवस्था का, जो द्वितीय या सेकेंड स्टेज है, इस अवस्था में, इस अवस्था में नदियां कटाव करती है। जो क अ स ऊपरी वक्र है, इसका कटाव नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखना है। बोल रहे हैं ऊपरी वक्र का कटाव नहीं होता है, ऊपरी वक्र का कटाव नहीं होता है। दूसरा अवस्था में क्या बोल रहे हैं डेविस, बोल रहे हैं कि जो ऊपरी वक्र है, अर्थात जो पर्वत वाला क्षेत्र था, उसका कटाव नदियां नहीं करती है, बल्कि निचला घाटी पे करती है। कैसे बता रहे हैं ये मान लेते हैं कि पर्वत है, जैसे ऐसे करके, ठीक है। तो इनका कहना है कि दूसरी अवस्था में जो नदियां हैं कटाव करती है, लेकिन ऊपरी वक्र पे कटाव ना करके निचला वक्र पे करती है। कटाव कैसे कर रही है, लंबवत कर रही है, वर्टिकल, इस फॉर्म में कर रही है कटाव नदियां। अब कैसे कर रही है नदियां, देखिए यहाँ पे, ये नदियां मान लेते हैं, ये दो पर्वत है, पर्वत के बीच में गैप तो रहते नहीं है, तो कोई दृश्य भूभाग है, इसका कटाव की नेक्स्ट स्टेज में काट के छोटा कर दी, और फिर इसके बाद एक घाटी हो गया ऐसे करके, ध्यान से देखिए ये, तो यही कटाव है, गहरा कर रहा है। कटाव ऐसे ना करके नदियां कैसे कर रही है, तो नीचे की ओर कर रही है, इसको डाउनिंग कटाव बोलते हैं, नीचे की ओर डाउन कटिंग। तो नदियां क्या है, पहले वक्र पे अवर्धन ना करके सेकंड वक्र पे इस पे कटाव कर रही है, और नदी की घाटी क्या हो जा रही है, गहरी हो जा रही है। तो दूसरा अवस्था में बोलेंगे सेकंड स्टेज में कि नदी की घाटी गहरी होती है, नदी की घाटी गहरी होती है। कटाव कैसा है, तो बोलेंगे डाउनिंग कटाव है, मतलब नीचे की ओर कटाव है, निचला वक्र पे।
निचला वक्र पे कटाव है, नदी की घाटी गहरी हो रही है, निचला वक्र पे कटाव हो रहा है, और ये युवावस्था का लक्षण है। जो भी दृश्यभूमि बनेंगे युवावस्था में रहते हैं। फिर से देखिए कि कटिंग कैसे हो रहा है, लंबवत हो रहा है, डाउन कटिंग हो रहा है। कैसे कटिंग हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे कोई भूभाग है, पर्वत है, इसके बीच में कुछ भूभाग से इसका नदी ने कटाव किया। नेक्स्ट स्टेज में ये हुआ, थर्ड स्टेज में ऐसे नदी की घाटी क्या है, गहरी है, इन्हीं के बीच से तो नदियां बह रही है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं के बीच से नदियां बह रही है। तो कटिंग इस वाला शिखर का नहीं किया, ये जो शिखर दिखाई दे रहा है, कटिंग इसका नदी नहीं किया, बल्कि इसके बीच में जो है निम्न भूभाग, उसका कटिंग कर रहा है। उसको काट काट के क्या किया, कुछ ऐसे बना दिया होगा, उल्टा गहरा कर दिया होगा। इसी कारण से जब भी आप माउंटेन क्षेत्र में जाते हैं तो आपको अचानक से गहरी घाटी दिखाई दे रही है। तो नदियां ने कटाव कैसे किया है, तो जो गहरी घाटी को काटा है, लंबवत काटा है। तो दूसरा अवस्था की कुछ ये विशेषता है, क्या लिखेंगे सेकंड स्टेज में, कि ऊपरी वक्र का कटाव नहीं होता, नदी की घाटी गहरी होती है। जो नदियां कटाव करती है, डाउनिंग कटाव करती है, निचला वक्र पे कटाव करती है, और जो लैंडस्केप बन रहे हैं यो युवा अवस्था में। तो सेकंड स्टेज में ये बता रहे हैं वो। थर्ड स्टेज में अब उल्टा कर दीजिए इसका, आसान है, इतना भी टफ नहीं है। डेविस का वर्धन चक्र, जो डेविस है इनका वर्धन चक्र इतना भी टफ नहीं है। तृतीय अवस्था जो थर्ड स्टेज है, इसमें उल्टा कर दीजिए सेकंड स्टेज का। जो नदियां हैं कटाव क्या कर रही है, पहला निचला वक्र पे कम कर रही है, ऊपरी वक्र पे अधिक, यहाँ पे अब कटाव अधिक हो रहा है। तो बोलेंगे ऊपरी वक्र पे कटाव अधिक, निचला पे कम। ऊपरी वक्र पे कटाव अधिक, निचला वक्र पे कम। सेकंड में क्या, इसी में क्या है, पहला नंबर हुआ। दूसरा बोलेंगे, अब जो कटिंग चल रहा है, नदियां जो काट रही है, ऐसे काट रही है, इसको बोलते हैं क्षैतिज कटाव। अब नदी क्या काट रही है, क्षैतिज कटिंग कर रही है, कटाव कर रही है, कटिंग मतलब कटाव कर रही है। तो नदी की घाटी क्या, ऊंचा आवाज कम हो रहे हैं। सेकंड स्टेज में ऊंचा आवाज बढ़ गया था, उबड़ खाबड़ बढ़ा था। इसमें क्या है, जो उबड़ खाबड़ है, अप एंड डाउन वाला कम होते जा रहा है। तो थर्ड अवस्था में जो बोल रही है 3 नंबर पे, कि ऊंचा आवाज और ऊंचाई कम होती है। तो ऊंचा आवाज और ऊंचाई, रिलीफ एंड हाइट, दोनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और अंत में क्या होता है, तेजी से कटाव होता है। अंत में कटाव इसी स्टेज में आगे बढ़ जा रहे हैं, बोल रहे हैं कटाव तेजी से हो रहा है। और नदियां क्या है, आधार तल को, अर्थात कोई भी देश भूभाग नदियों के द्वारा आधार तल को प्राप्त कर लेता है, आधार तल को प्राप्त कर लेता है। थर्ड स्टेज की देखिए विशेषता क्या है, फिर से एक बार। जो नदियां कटाव कर रही है, यहाँ कर रही है, अधिक कर रही है ऊपरी भूभाग पे, क्या बोलेंगे, क अ स पे अधिक कटाव हो रहा है, क ब द पे कम कटाव हो रहा है। जो नदियां कटाव कर रही है, अब क्षैतिज कर रही है। सेकेंड स्टेज में क्या कर रही थी, दूसरी अवस्था में नदियां डाउनिंग कटाव कर रही थी, अब दोनों साइड से काट रही है। अगर आप जाएंगे गंगा नदी देखेंगे तो नदियां क्या है, गंगा नदी का पानी दोनों साइड फैल जाता है। तो पानी जो फैल रहा है, ये नदियां हैं, धीरे धीरे जो पानी फैल रहा है, ये पूरा इलाके में मान लेता हूँ बाढ़ आ गया, तो कटाव इस साइड हो रहा है, यही क्षैतिज कटाव है। तो क्षैतिज कटाव हो रहा है, ऊंचा आवाज ऊंचाई दोनों धीरे धीरे कम हो जाएगी, और अंत में कटाव तेजी से होता है, आधार तल को प्राप्त कर लेती है। तो दूसरा अवस्था में क्या है, सॉरी तीसरी अवस्था में इसकी पौड़ अवस्था, जीर्ण अवस्था दोनों शामिल है। पौड़ वाला भी और वृद्धा अवस्था दोनों शामिल है, कि तीर्थभूमि धीरे धीरे पौड़ से वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। वृद्धावस्था में आधार तल को प्राप्त कर लेती है, ये आधार तल है। अंत में सब मिल जा रहे हैं, समुद्र तल आधार तल होता है। तो कुल मिला के डेविस 3 अवस्था की बात कर रहे हैं। पहला अवस्था में बोल रहे हैं कटाव नहीं होता है, कोई भी भूभाग ऊंचा उठता है। सेकेंड स्टेज में कटाव स्टार्ट करते हैं वो, अर्थात अवरोधन का चक्र सेकेंड स्टेज से प्रारंभ होता है। धीरे धीरे नदियां काट के किसी भी भूभाग को एक आधार तल पे पहुंचा रही है। तो ये ऊंचाई दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे समय के साथ देखिए ऊंचाई क्या हो गया, कम होते होते समुद्र तल को प्राप्त कर लिया।
अब हो सकता है यहाँ पे एक चीज बोलते हैं ये कि हो सकता है आपको जो प्लेन सपाट क्षेत्र दिख रहा है, जैसे गंगा नदी देखेंगे उसका मैदान, तो गंगा नदी का मैदान, वहां पे कुछ चट्टानें मिल जाएगी आपको जिसका कटाव नहीं होता है। ये डेल्टा वाला क्षेत्र जाइए बंगाल की खाड़ी की ओर और पश्चिम बंगाल में, तो जहाँ पश्चिम बंगाल में गंगा नदी मिल रही है वहां पे डेल्टा भी बन जाता है। तो बोल रहे कुछ चट्टानें आपको मिल जाती है वहां पे जिसका कटाव नदियां नहीं कर पाती है, कभी कटती नहीं है, उसका कटाव नहीं होता है। वैसी चट्टानों के लिए मोरनाक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मोरनाक शब्द याद रखिए, ये एक चट्टान है, तो मोरनाक हेमसायर पहाड़ी पे मिला है, चट्टान है, अर्थात पहाड़ी का नाम है मोरनाक। तो बोलेंगे ऐसी चट्टानों को मोरनाक कहते हैं जिनका कटाव नहीं होता है। क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आधार तल पे कुछ ऐसी चट्टानें, सिंगल चट्टानें, लॉन्ली चट्टानें, अकेली चट्टानें मिल जाएगी। आप देखेंगे अचानक से एक सिंगल चट्टान है कि सब प्लेन सपाट क्षेत्र है लेकिन उस पर अचानक से एक चट्टान है जिसका कटाव नहीं हो पाया, तो ऐसे एक शब्द के लिए मोरनाक का इस्तेमाल करते हैं। मोरनाक एक शब्द है। तो ये है आपका डेविस का अवर्गन चक्र। अब इसकी कुछ आलोचना भी है। क्या आलोचना करना होगा आपको, ये भी देख लीजिए कि अपवर्तन सबसे पहले चक्र को लेके यहाँ पे आलोचना लिख लीजिएगा। पहला कि चक्र शब्द भ्रामक है। चक्र क्या होता है, एक सर्कल है चक्र। कोई चीज जहां से प्रारंभ होती है अंत भी वहीं पे हो जाए, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है तो अंत भी इसी पॉइंट पे हो। तो बोलना बोलना क्या चाह रहे हैं ये कि अवर्धन चक्र जो है आलोचना में, कि अवर्धन चक्र चक्र में न चल के अलग अलग चलता है, जबकि आलोचकों का कहना है कि जो चक्र शब्द है वो भ्रामक है, भ्रम पैदा कर रहा है। कि चक्र बोल रहे हैं लेकिन स्टार्ट जहां से कर रहे हैं वहीं पे समाप्त नहीं हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, अंत कहीं और हो रहा है। तो चक्र को लेके सबसे मेन आलोचना है जो इनका डेविस का, कि ये प्रथम अवस्था में उत्थान बोलते हैं, पहले दृश्य भूमि का उत्थान करते हैं उसके बाद पतन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उत्थान अवर्धन दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या बोल रहे हैं डेविस, बोलते हैं कि पहले उत्थान होता है, पहले दृश्य भूमि अर्थात कोई भूभाग का उत्थान होता है, यहीं पे सबसे बड़ी आलोचना हुई है। जबकि उत्थान और अपर्दन, कोई भूभाग जो उठ रहा है और उसका अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं। तो बोलेंगे सबसे बड़ी आलोचना है कि ये बोल रहे हैं डेविस की किसी भी दृश्य भूभाग का पहले उत्थान होता है उसके बाद ही पतन होता है अर्थात अवर्धन होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उत्थान अवर्धन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो चक्र को लेके आलोचना हुआ, उत्थान को लेके। थर्ड स्टेज जो तीसरा आलोचना है, इनका कहना है कि जलवायु स्थिर रहती है। लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, जलवायु को स्थिर कर दिया, जलवायु को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, जबकि जलवायु भी बदलते रहती है। लंबे समय तक इन्होंने जलवायु को स्टेबल मान लिया, ये इनकी आलोचना है। फिर बोल रहे हैं कि उत्थान को तेजी से बताया, किसी भी देश भूभाग का भूमि का उत्थान इन्होंने तेजी से बताया, जो उत्थान है तीव्र गति से होता है, तो तीव्र गति से उत्थान बताया, जबकि उत्थान में मंद गति से और एक समय लगता है। इन्होंने बताया कि उत्थान अचानक से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, तो इसको लेके भी आलोचना है। तो आलोचना में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट में कि अवर्धन चक्र का तो इस्तेमाल कर रहे हैं चक्र शब्द, लेकिन चक्र शब्द जहां से प्रारंभ करते हैं वहां पे अंत नहीं करते, प्रारंभ कहीं और से करते हैं, अंत कहीं और से करते हैं। दूसरा बोलेंगे सबसे बड़ी आलोचना कि ये पहले भूमि का उत्थान करते हैं उसके बाद कटाव करते हैं, जबकि उत्थान अवर्धन दोनों साथ साथ चलते हैं। तीसरा बोलेंगे कि जलवायु को स्थिर कर रहे हैं ये। चौथा में बोलेंगे कि उत्थान को ये तीव्र गति से बता रहे हैं, जबकि उत्थान जियोग्राफर के अनुसार धीरे धीरे होता है, लंबे समय टाइम पीरियड में होता है। और पांचवा में लिखना है तो संरचना को लेकर कि संरचना को भी स्थिर कर रहे हैं, संरचना अर्थात चट्टानों को भी स्थिर कर दे रहे हैं। लेकिन आलोचना जितना भी हो, इससे ज्यादा ये फेमस है और ज्योग्राफी में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं डेविस अपने अवर्धन चक्र के लिए। तो महान भूगोलवेता डेविस अमेरिका के। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, आपका जो वीडियो है अवर्धन चक्र का, एक पैक जर्मन जियोग्राफर है तो उनका बताऊंगा मैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।